दोस्तों आज के इस वीडियो में 30 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगा। साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जो कि मेरे द्वारा ही लिखे गए हैं। इन नोट्स को पढ़ के आप 95% मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, टॉपर बन सकते हो। बस एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, कम से कम समय में पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। हर एक चीज आपको समझ में आएगी, बिल्कुल हलवा चैप्टर है। ठीक है, जो मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हरजत की पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। आइए शुरू करते हैं, 30 मिनट के अंदर अंदर चैप्टर को खत्म कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले टॉपिक देखिए, हमें इस चैप्टर में कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना केमिकल रिएक्शन, उसके बाद केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। बस इतने से टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। काफ़ी छोटा इजी चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ लेना इस वीडियो को देखने के बाद। इसमें मैं कम से कम समय में पूरा चैप्टर आपका ये कवर करवा दूंगा एंड इतना कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, आपने सोची ना होगी। ऑलराइट, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में और नए सब्सटेंस बना लेते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती हैं, समझ रहे हो आप। जैसे कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वो स्टीम बन जाएगा। जैसे कि पानी को अगर हम ठंडा कर दें बहुत ज़्यादा तो वो बर्फ़ बन जाएगा। और जैसे ही हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें तो फिर वो पानी बन जाएगा। बट केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर केमिकल चेंज होता है। जो एक बार प्रोडक्ट बन गया दूसरा, तो फिर उसको आप वापस ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला पाओगे इतनी ईजिली। ठीक है, तो यही होता है, प्रोसेस होती है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और नया सब्सटेंस बना लेते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर पढ़ना है हमको, अब हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कैसा पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं। ये मैंने 4 चीज़ें लिख रखी है, इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ होगी। या तो गैस निकलेगी, एवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो कलर में चेंज हो जाएगा, या फिर स्टेट चेंज हो सकती है, या फिर टेम्परेचर में चेंज होगा। बहुत ज़्यादा हीट निकल सकती है, राइट, या फिर आपको देना पड़ सकता है एनर्जी, या फिर स्टेट चेंज हो जाएगी, या फिर कलर चेंज हो जाएगा, या फिर गैस निकलेगी। तो समझ जाना केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, ये याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, गैस, कलर, स्टेट, टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। यार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो केमिकल रिएक्शन जो मैंने आपको बताया उसी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, ठीक है, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। वही लिखा है, ठीक है। और यूज हम किसका करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं। जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं और जो फाइनल बनने हैं उनके हम सिंबल का यूज करते हैं और फॉर्मूला का यूज करते हैं, राइट, सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख रखी है, मैग्नीशियम, ये देखो आप, ये देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो एरो लगाया बीच में, ये हम एरो लगाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, राइट। तो जो रिएक्ट कर रहे हैं ये सब्सटेंसेस इनिशियल लेवल पर हैं, जो इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। और जो राइट हैंड साइड में जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और बीच में हम एरो लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, समझ गए। तो ये होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। बट ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सिंबल्स का यूज़ करना है, बट यहाँ पे तो हमने पूरा वर्ड लिख दिया। ये वर्ड ही तो है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें सिंबल का यूज़ करना होता है, ना कि वर्ड का, राइट। तो इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी, इसको हम बोल देंगे वर्ड इक्वेशन। वहीं पर अगर हम इसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, मैग्नीशियम का होता है Mg, ऑक्सीजन का O2 और फाइनल बना है MgO प्रोडक्ट, तो इसको हम बोल देंगे केमिकल इक्वेशन। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है भैया, कोई रिएक्शन हुई, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं और जो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है, दोनों के जो एटम्स हैं सब्सटेंसेस के, एलिमेंट्स के, वो इक्वल होने चाहिए दोनों साइड। गिन लो भैया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और इधर है ZnSO4 प्लस H2। जिंक के यहाँ पर कितने एटम है, 1। राइट हैंड साइड में जिंक के कितने एटम है, 1। ठीक है, H2 के देखो, हाइड्रोजन के देखो कितने हैं, इधर कितने हैं हाइड्रोजन, 2, इधर कितने हैं, इधर भी 2 ही हैं। ठीक है, और देखो SO4 इक्वल है दोनों, राइट। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो बैलेंस्ड ही होती है। ठीक है, क्यों होती है बैलेंस, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 9th में आप पढ़कर आए होंगे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती है तो मास ना तो क्रिएट होता है, ठीक है, ना तो मास बढ़ता है, ना कम होता है, जितना होता है उतना ही रहता है। ठीक है, तो मास चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर एटम्स की जो संख्या है वो भी चेंज नहीं होगी। इधर जितने एटम्स होंगे उतने ही राइट हैंड साइड में एटम्स होंगे। ठीक है, टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का जस्ट अपोजिट LHS में एंड RHS में है, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो एटम्स हैं वो सेम ना हो, रिएक्टेंट के अलग हों, प्रोडक्ट के अलग हों।
ठीक है। देखो यहाँ पर कितने हैं, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। यहाँ पर Fe कितने हैं 1, यहाँ पे Fe कितने हैं 3, Fe3 लिखा है तो 3 है यहाँ पर, राइट। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें। और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, सही है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितने हैं राइट हैंड साइड में 4, ठीक है। और जबकि LHS में देखो ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन है H2O, राइट। ये अनबैलेंस हो गई। इसको बैलेंस कैसे करते हैं आप वीडियो यूट्यूब पर देखना थोड़ा डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बोर्ड एग्जाम में। वो आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे इसको बैलेंस करके दिखाओ बेटा। तो बैलेंस की वीडियो यूट्यूब पर जरूर देख लेना। बाकी मैं एग्जाम्पल आपको इसको बैलेंस करके मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ जल्दी, ठीक है, क्योंकि डिटेल टॉपिक है, थोड़ा सा समझेंगे तो मज़ा आएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा समझ में। यहाँ पर देखो Fe में कितने थे, इधर 1, इधर कितने थे 3, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Fe में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 इंटू Fe, ये नीचे तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है तो मतलब 1 होता है। यहाँ पर 3 Fe हो गए, यहाँ पे भी Fe3, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 Fe यहाँ पर भी है, राइट। और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं इधर 2, राइट हैंड साइड में भी 2 हैं हाइड्रोजन, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। बट यहाँ पर H2O में ऑक्सीजन कितना है 1, ये देखो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने इधर 4। तो हम अगर यहाँ पर 1 है तो अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इंटू O कितने हो जाएंगे 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 इधर भी 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन तो हो गए बैलेंस। बट एक चीज़ यहाँ पर देखो, अभी और चीज़ देखनी है। अब यहाँ पर H2 से भी मल्टीप्लाई होगा, देखो ये पूरा कंपाउंड है H2O, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई करता तो ऑक्सीजन के साथ भी 4 से मल्टीप्लाई और साथ में हाइड्रोजन के जितने एटम अवेलेबल हैं उससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू कितने हो गए 8, हाइड्रोजन कितने हो गए इधर पे 8, यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही थे तो यहाँ पे भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देख लो भैया यहाँ पर Fe3 देखो 3 Fe, इधर भी 3 Fe, ठीक है। और H2O देखो यहाँ पर 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन इधर है, 8 ऑक्सीजन इधर भी है। ऑक्सीजन देखो इधर पे 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो इधर पे 4 इंटू 1, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, ठीक है, इजी है, ओके। ये बैलेंस होगी, यूट्यूब पर एक बार ट्यूटोरियल जरूर देख लेना। अब देखो एक केमिकल इक्वेशन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट लिख देंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, ठीक है। जैसे कि गैस में होगा तो G, लिक्विड को L से, S सॉलिड को S से, एक्वस को AQ, राइट। किस तरीके से एग्जाम्पल देख लो भैया। जैसे कि ये देखो 3Fe है ना, यहाँ पे देखो 3 क्यों लगा रखा है बैलेंस करने के लिए, 4 यहाँ पे क्यों लगा रखा है बैलेंस करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो सारी चीज़। ये देखो Fe के साइड में हमने यहाँ पर क्या लिख दिया S, मतलब ये जो Fe है ये किस फॉर्म में है सॉलिड, S फॉर सॉलिड। यहाँ पर देखो G लिखा है, G फॉर गैस, ये देखो इस तरीके से हमने सभी जगह लिख रखे हैं, ठीक है। और ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव हो जाए, किस स्टेट में अवेलेबल हैं वो सब पता करने के लिए, वो भी पता चल जाए इक्वेशन से, इसलिए हम लिख देते हैं, राइट। एक चीज़ और हम यहाँ पे कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या, कि जिस कंडीशन में हो रही है इक्वेशन वो हम लिख देंगे, जो एरो हम बनाए हैं यहाँ पे बनाते हैं उसके ऊपर या फिर नीचे हम लिख देंगे किस कंडीशन में हो रही है, क्या अवेलेबल है वो सारी चीज़। ये देखो 6CO2 ये सारी इक्वेशन लिखी है। ये देखो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है और क्लोरोफिल में ये इक्वेशन हो रही है, पढ़ी होगी आपने शायद छोटे क्लासेस में, राइट। सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है और क्लोरोफिल में हो रही है, क्लोरोफिल में हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमने ऊपर नीचे लिख दिया, तो यहाँ पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गई। CO2 किस फॉर्म में है, एक्वस के फॉर्म में पता चल रहा है हमें, H2 कितने फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, राइट। क्लोरोफिल में हो रही है, ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गई, राइट, ओके। अब नीचे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है मैं आपको कम से कम टाइम में बहुत अच्छे समझाता हूँ, बाकी ये जो लिखा है वो पढ़ लेना आप। देखो पहली होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि A प्लस B मिल के क्या बन गए AB, यहाँ पर A B अलग अलग हैं दोनों और कंबाइन होकर ये एक ही बन गए, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर, ये देखो एग्जाम्पल CaO प्लस H2O अलग अलग हैं दोनों और मिलके CaOH का होल ट्वाइस बन गए, ये फाइनली दो मिलके एक बन गए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। CaO कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं, ये वाटर है। CaOH का होल ट्वाइस इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, ये इक्वेशन याद रखना, एग्जाम में आती है, ठीक है, कैसे आती है मैं आपको बता दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, इस इक्वेशन में जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, जिस कारण से होता क्या है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है इस इक्वेशन। जब ये इक्वेशन होगी, ये केमिकल रिएक्शन होगी, ये जब केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। अब ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, यहाँ पर एक चीज़ और है, देखो ये जो स्लैग्ड लाइन बना है CaOH का होल ट्वाइस,
ठीक है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग बॉल्स में, ठीक है। तो वाइट वॉशिंग होती है हमारे बॉल्स पर, वहाँ पर यही केमिकल रिएक्शन होती है, CaOH का होल्ड जो ये बनी है ना सेलेक्ट लाइम, इसी को हम यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जहाँ पर हीट निकले या एनर्जी निकले उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इसका एग्जांपल, रेस्पिरेशन ये इसका एग्जांपल है। ये इक्वेशन यहाँ पढ़ लेना, जहाँ पर हीट रिलीज हो, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो, कुछ निकले, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकल रही थी, कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, तो ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरीके से इसका अपोजिट हो गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, जहाँ पर एनर्जी हमें देनी पड़े, निकले ना एनर्जी हमें देनी और पड़ रही, साला निकल तो रही नहीं, देनी पड़ रही है हमको, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये देख सकते हैं, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं CaCO3 को, ठीक है, हमने हीट किया तो CaO अलग हो गया, CO2 अलग हो गया, ठीक है, ओके जी। अभी देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पर हमें देखो CaCO3 है ना, इसको एक है और इसको दो में ब्रेक कर दिया अलग अलग हमने, इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन यही है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, नॉर्मली देख लो, ये देखो लिखा है ए बी ए है, हमने एनर्जी दी, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, यही है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दो हैं, दोनों को अलग अलग कर दो दो एक हैं फिर अलग अलग कर दो, ठीक है, लड़का लड़की एक साथ हैं दोनों, उनको अलग कर दो राइट, जस्ट अ जॉक, ठीक है। एनर्जी हमें यहाँ पर देनी पड़ रही है, तो एनर्जी हम बहुत टाइप में दे सकते हैं, या तो हम हो सकता है लाइट दे दें बहुत ज़्यादा, है ना, या तो हम हो सकता है हीट दे दें, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म ही है, ठीक है। तो अलग अलग एनर्जी के लिए अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जहाँ पर हीट दी जाए उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है, आप पढ़ लेना AgCl वगैरह, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। देखो AgBr होता है जो, इसको जब सनलाइट में हम रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, Ag अलग हो जाता है और Br2 ये अलग हो जाता है। ये जो इक्वेशन है इसी को हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। पहले के टाइम पे होती है ना जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यही यूज़ होता था वहाँ पर। तो ये इक्वेशन आप याद रखेंगे, डायरेक्ट एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, इक्वेशन लिखो, ठीक है, केमिकल रिएक्शन लिखो जो कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती थी, ठीक है जी। देखो जी, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे H2O है, ये अलग अलग होंगे दोनों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही ना, H2 अलग O2 अलग, लेकिन हमें एनर्जी किसके फॉर्म में दी, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हाँ, ये मैं बताना भूल गया था, आपको बताते हैं, जहाँ के सनलाइट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में हम एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं फोटोलिसिस रिएक्शन। हीट के फॉर्म में दें तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट के फॉर्म में दें तो फोटोलिसिस रिएक्शन, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दें तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है। मान लो ये BC, ये देखो A + BC, AC + B, A ने क्या किया, C से चिपक गया जाके और B को भगा दिया, ये ऐसे मान लो। आप देता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ऐसे देखो, ये A है जो, ये बहुत होशियार है, शार्प है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, रिएक्टिव मेटल है, और ये जो BC है ना, ये दोनों चिपक रखे एक दूसरे से, ठीक है। B मान लो लड़का है, C मान लो लड़की है, जस्ट अ फन एग्जाम्पल, ठीक है, सीरियसली मत लेना। और तो क्या किया भैया, A बोला कि मैं तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं तो बहुत होशियार हूँ भैया, और ये B तो साला ऐसे ही इंसान है, ये कैसे चिपक गया C से। तो A आया भैया, B को भगा दिया, खुद चिपक गया जाके C के, और B बेचारा अकेला रह गया। क्यों? क्योंकि A ज़्यादा रिएक्टिव था। तभी तो कहते हैं भाई ज़्यादा पढ़ो लिखो, टॉपर बनो, अच्छे से पढ़ाई लिखो, खूब सारा पैसा कमाओ, ठीक है। भले ही तो ये दो लोग चिपके हुए हैं, ठीक है आप फिर जाके उनको अलग कर सकते हैं क्योंकि आप ज़्यादा काबिल हैं। तो यहाँ पर जो A + BC, AC + B हुआ ना, क्यों हुआ है ऐसा, A ने B को अलग कर दिया C से और खुद चिपक गया जाके C से। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल था, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होते हैं, आयंस एक्सचेंज होते हैं। ये देखो AB + CD थी ना, AB + CD, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर देखो, AC + BD, A चिपक गया जाके C से, B चिपक गया जाके D से, ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल आप देखें, इसका एग्जाम्पल है Na2SO4 + BaCl2। तो Na है जो Na2, ये चिपक गया Na2, ये चिपक गएगा Cl2 से, ठीक है, और जो SO4 है ये चिपक जाएगा Ba से, तो ये बन गया BaSO4 + NaCl, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और दोनों एक साथ होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है। ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन नहीं हो रही, दोनों एक साथ होती हैं। और फाइनल हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उससे पहले इसका बेसिक्स बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। देखो जी, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहता है भैया या तो हमें ऑक्सीजन दे दो या हाइड्रोजन निकाल दो तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या तो ऑक्सीजन दो या हाइड्रोजन निकालो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अपोजिट बिहेवियर के हैं,
ठीक है, ये होता है ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, जो जिसने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज। एक एग्जांपल देखो भैया, Cu+O2, ठीक है, यहाँ पर देखो Cu है, इसने ऑक्सीजन ले लिया, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर, तो जिसने ऑक्सीजन लिया वो हो गया ऑक्सीडाइज, कॉपर इज ऑक्सीडाइज, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट होती है हमारी रिडक्शन। रिडक्शन बोलता है भैया या तो हमें हाइड्रोजन दे दो या ऑक्सीजन निकाल दो कंपाउंड से, देन रिडक्शन हो जाएगी। अगेन रिडक्शन में क्या है कि ऑक्सीजन निकलेगी, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल थे CuO, ठीक है, फाइनल क्या हुआ, Cu अकेला रह गया और ऑक्सीजन इसको दे दी, हाइड्रोजन को अकेला हो गया, ऑक्सीजन हटा दी, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कॉपर इज रिड्यूस्ड, ठीक है जी। और यहाँ वही चीज़ लिखी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर, एक साथ होते हैं दोनों, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या चीज़ होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, भाई एक इक्वेशन दे दी, बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, राइट। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंसेस व्हिच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन देता है दूसरे एटम को ताकि ऑक्सीडेशन हो सके, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो नहीं, जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसी के कारण तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही तो ऑक्सीजन दे रहा है। अरे यार एक एग्जाम्पल समझो, सारे डाउट क्लियर। ये देखो CuO+H2, Cu+H2O। अब देखो यहाँ पर पहले तो देखो Cu के पास ऑक्सीजन है, कॉपर के पास, ठीक है, हाइड्रोजन के पास नहीं है। जब रिएक्शन हुई तो कॉपर ने देखो अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया और हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक है, H2O बन गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दिया किसने, कॉपर ने दिया ना, तो कॉपर के कारण ऑक्सीडेशन हुई क्योंकि इसने ऑक्सीजन दिया, तो यहाँ पर कॉपर क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए, ईजी है, ठीक है। ऐसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन वही है, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन दे रिडक्शन के लिए, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि यहाँ पर Cu+H2 रिएक्ट किया, Cu+H2O। अब देखो कॉपर ने तो ऑक्सीजन दिया तब हुआ ऑक्सीडेशन, तो कॉपर हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट हाइड्रोजन ने, ये जो H2 है, इसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया, यहाँ पर रिमूव्स नहीं, एक्सेप्ट होगा जो ऊपर मैंने लिखा है, ठीक है, एक्सेप्ट किया, तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये गलती से रिमूव्स लिख गया था, बाई मिस्टेक, ठीक है, तो उसको आप देख लेना, नोट्स में भी ये एरर होगा, ठीक है, तो देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है भैया, वही चीज़ है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अरे वो रिएक्शन जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, वही बात होगी जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। CuO+H2, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन भी हुआ, ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन एक्सेप्ट की, ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पर Cu ने ऑक्सीजन को छोड़ा, ऑक्सीजन को हटाया, तो यहाँ पर क्या हो गई, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होती हैं और इसको ही हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन आपको एक एग्जाम पेपर में दी जाएगी कहीं और पूछा जाएगा भैया रिड्यूसिंग एजेंट बताओ या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाओ, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सिंपली सा देखो, सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज इज द रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ये सीधी सी बात है, सीधा सा देखो इक्वेशन, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ हो, जिसको ऑक्सीजन मिली हो, वो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। किसको ऑक्सीजन मिली, यहाँ पर H2 यहाँ खाली था और यहाँ पर उसको ऑक्सीजन मिल गई, तो हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड, द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूस्ड हो, जिसने ऑक्सीजन को रिमूव किया हो या फिर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया हो, वो हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को किसने रिमूव किया, ऑक्सीजन को किसने हटाया अपनी तरफ से, यहाँ पर CuO है ना, और इधर Cu रह गया, और कॉपर ने ऑक्सीजन को हटाया और हाइड्रोजन को दे दिया ऑक्सीडेशन करने के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन को दे दिया ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, C+H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, जो ऑक्सीजन दे रहा है, कॉपर, ठीक है जी। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है और रिडक्शन में मिल जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये डेफिनेशन होगी, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी ये जो मैंने बताया आपको तरीका, इसको याद रखेंगे, काम बन जाएगा। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोरोजन। ये क्या होता है कोरोजन, देखो ये क्या है, इट इज़ एन अनडिजायरेबल चेंज डेट अकर्स इन मेटल। ये अनडिजायरेबल चेंज जो है ना चाहते हुए भी हो जाता है मेटल के अंदर, जब वो अटैक्ड बाई द मॉइस्चर, एयर, एसिड्स, बेसिड्स। जब क्या होता है कि वो एक्सपोजर में आती हैं मॉइस्चर, एयर या फिर एसिड या फिर बेसिस के, है ना, तो एक चेंज हो जाता है उनके ऊपर, ठीक है। वो चेंज हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब हमारा नुकसान होता है, अच्छी बात नहीं होती है, बट हो जाता है क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो अनडिजायरेबल चेंज है, ठीक है।
मतलब हो जाता है, वो अनडिजायरेबल है, हमारी इच्छा नहीं होती हो तब भी हो ही जाता है। अब जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग लग जाती है, ठीक है, अगर वो पानी में भीगता रहे काफ़ी टाइम तक, है ना, मॉइस्चर में रखा रहे बहुत देर तक, एसिड गिर जाए बेसिस, ठीक है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, इसको बोलते हैं कोरोजन। इसमें एक प्रोसेस है, कोरोजन तो एक पूरी प्रोसेस होगी बड़ी, ठीक है। जितने भी मेटल है उनके ऊपर जंग लग जाती है या ब्लैक कोटिंग हो जाती है, उसको कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन में एक पर्टिकुलर आपको एक प्रोसेस बताई गई है, वो सिर्फ एक मेटल की, उसको बोलते हैं रस्टिंग। देखो ये प्रोसेस है रस्टिंग। रस्टिंग क्या है भैया? आयरन जो होती है जब वो ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है तो वो रेड सब्सटेंस उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है, उसको हम रस्ट बोलते हैं। रस्ट सुना है भाई? काई लग गई, काई लग गई बोलते हैं। जैसे कि लोहे की कोई चीज़ होती है आयरन की बनी हुई, है ना, वो अगर पानी से भीगती रहे या पुरानी हो जाती है बहुत ज़्यादा तो उस पर क्या बोलते हैं, रस्ट लग जाती है, इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बोलते हैं काई लग गई, उसको रस्टिंग ही बोलते हैं। रस्टिंग क्या है? एक छोटा सा पार्ट है कोरोजन का, एक पर्टिकुलर आयरन के लिए, ठीक है। बाकी कोरोजन में तो सब कुछ आ ही जाता है, बड़ी प्रोसेस है पूरी। तो रस्टिंग याद रखेंगे आप, जब आयरन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ, रेड कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम रस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोरोजन के कारण होता क्या है, देखो कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। कार बॉडीज भी बनी होती हैं लोहे वगैरह की, है ना, मेटल की, तो उस पर भी डैमेज होता है। ब्रिजेस हमारे बने होते हैं मेटल के, आयरन रेलिक्स होती हैं, शिप्स होते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम मेटल। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ये जो एग्जांपल दिए गए कार बॉडीज वगैरह मेटल के बने हुए होते हैं, तो ये बहुत कोरोजन के कारण बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो जाता है, मेटल खराब हो जाता है, उसको तो हमें चेंज करना पड़ता है ना, काई लग जाती है, खराब हो जाता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है यार कोरोजन, है ना। चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे कुछ। अब देखो ये मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, भैया मेथड बताओ कोरोजन को प्रिवेंट करने के। बाई पेंटिंग, उसको पेंट कर दें, या ग्रीसिंग या फिर ऑयलिंग कर दें, ठीक है, ग्रीसिंग कर दें, ऑयलिंग कर दें। एक गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ये 3 तरीके हैं कोरोजन को प्रिवेंट करने के, कोरोजन से बचने के, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी हमारे घर पे किवाड़ वगैरह लगता है उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बार्निश करना कुछ बोलते हैं, राइट। तो वो इसीलिए होता है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है बॉस? आपने देखा होगा कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं हमारे, जो फैट एंड ऑयल होता है जिनमें, अगर वो हम कुछ टाइम के लिए हवा में छोड़ दें, लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसका जो टेस्ट होता है, उसमें जो खुशबू होती है वो बहुत गंदी सी हो जाती है, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। अब यार जैसे कि आपका कोई खाना है, वो आप 2-4 दिन रख दो हवा में, ऐसे ही खुला छोड़ दो, है ना, नॉर्मल मॉइस्चर में, नॉर्मल एयर में, तो क्या होगा, 2-3 दिन बाद खाना खराब हो जाएगा, गंदी सी बदबू आने लगेगी, राइट। उसको नहीं खा पाओगे आप, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। चिप्स हो गए, आपके चिप्स खाते हो बाजार से लाके, कुरकुरे, छोड़ दो कुछ टाइम के लिए आप क्या होगा, बदबू आने लगेगी, खराब हो जाएंगे, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। अभी होता क्यों ये होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल, इसी कारण से ही होता है। किस कारण से होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल जो कि प्रेजेंट होता है फूड मटेरियल्स में। याद रखेंगे इस चीज़ को आप, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के क्या तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या? जो इजीली ऑक्सीडेशन ना हो जिनका, राइट। तो ये होता किस कारण से है रेंसिडिटी? ऑक्सीडेशन के कारण होती ना, तो उसमें अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दें जो एंटीऑक्सीडेंट हो, जिससे ऑक्सीडेशन ना हो, तो बन सकते हैं रेंसिडिटी से। सेकंड, वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग हो जिसमें हवा हो ही नहीं, हवा नहीं होगी तो कहाँ से रिएक्शन होगी। रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन, जो एयर भर जाती है तो उसको नाइट्रोजन भर दें उसमें हम। जैसे आप कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं जो मार्केट्स में लाके, उसके अंदर नाइट्रोजन भर दी जाती है, तभी वो खराब नहीं होते, पैकेट में रखे रहते हैं, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। और जैसे आप उनको ओपन करते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, उसके बाद आप उसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए तो गंदी स्मेल आने लगेगी, खराब हो जाएंगे, राइट। एक ऑप्शन और है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। जो खाना है उसको आप फ्रिज में रख दें, तभी आपने देखा होगा फ्रिज में खाना रख देते हैं हम, फिर 2-4 दिन खाते रहते हैं। हालांकि आपकी फेवरेट सब्जी मम्मी बनाती हैं तो 2-3 दिन तो खाते ही हो आप लोग, राइट, फ्रिज में रख के, राइट। तो ये था पूरा टॉपिक, है ना। साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। हर्षित की पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।